हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में। देखिए, हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें पढ़ा था धनायन विनिमय क्षमता यानी सीईसी को प्रभावित करने वाले कारक। अपना टॉपिक यही था, धनायन विनिमय क्षमता सीईसी, इसे प्रभावित करने वाले कारक। और चार प्रकार के कारक अपन ने पढ़े थे। पहला जो कारक था वो था मृदा कणा आकार यानी मृदा के कणों का आकार। दूसरा जो कारक था वो था क्ले की मात्रा और क्ले की प्रकृति। तीसरा जो कारण था वो थी मृदा की पीएच। और चौथा जो कारण था वो था कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। और हमने देखा था कि कणों का आकार जितना छोटा होगा धनायन विनिमय क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ऐसे ही क्ले की मात्रा जितनी ज्यादा होगी और भिन्न भिन्न प्रकृति की क्ले जो होती है उनकी धनायन विनिमय क्षमता भी क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। इसके बाद पीएच की बात की थी। पीएच जितनी ज्यादा होती है धनायन विनिमय क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। और लास्ट में नंबर 4 जो थी वो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। किसी मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जितनी ज्यादा होती जाएगी उसकी धनायन विनिमय क्षमता भी उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी। और इसका अपन ने एग्जांपल देखा था ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है उसमें कार्बनिक पदार्थ सर्वाधिक होते हैं और सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ होने के कारण उसकी जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो भी सर्वाधिक, लगभग कितनी होती है, 200। अब हम बात कर रहे हैं ये जो धनायन विनिमय क्षमता है, क्या ये पौधों में जो पोषण होता है उसमें किसी प्रकार का महत्वपूर्ण योगदान निभाती है या नहीं निभाती। ठीक है ना। तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम से ही ये चीज अपन समझेंगे। ठीक है ना, कि ऐसा क्या है या नहीं है, क्या कुछ नहीं है। ठीक है ना। देखो जी, हमने क्या किया, पौधों में पोषण की अगर बात करें तो पौधों में पोषण दो प्रकार का होता है। नंबर 1, पौधों में जड़ों के द्वारा पोषक तत्व पहुंचना चाहिए, वो उसका पोषण है। और नंबर 2, पौधे जहाँ जिस मिट्टी में उपस्थित है वहाँ जो सूक्ष्म जीव है वो भी क्या होना चाहिए, क्रियाशील होने चाहिए। क्योंकि बहुत से काम जो होते हैं ना वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा किए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा राइजोबियम या नाइट्रोजन कल्चर का नाम सुना होगा या नाइट्रोजन स्थिरीकरण का नाम सुना होगा। तो वो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम है वो वहाँ जड़ों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही किया जाता है। यदि सूक्ष्म जीव क्रियाशील होगा तो वो काम संपन्न होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक बात ध्यान रखना कि किसी पौधे को पोषण मिला है या नहीं मिला वो इस चीज पे निर्भर करता है कि हमारे द्वारा मृदा को दिया गया पोषक तत्व है वो किसी भी रूप में हो, वो पौधे की जड़ों को यानी उसके मूल रोम के पास और सूक्ष्म जीव तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा। यदि पहुंच गया तो है, वरना नहीं है। ठीक है ना। तो चलो जी, देखो एक डायग्राम बनाते हैं और दो स्थितियां देखते हैं कि क्या क्या हो सकती है। देखो ये एक पौधा है, सपोज करो आपने कोई पौधा लगा दिया जैसा भी था। ठीक है ना, इस प्रकार से इस पर पत्तियां लगी हुई है। मेरे को पौधे के रूप में दोनों दिखते हैं हमेशा। चलो जी, ये आपकी जमीन है। अब ये जो पौधा है इसके अंदर आके धीरे धीरे हमें पता है जड़ों का निर्माण करेगा और जड़ों पे पाए जाते हैं मूल रोम। मूल गोप इस प्रकार से सुना होगा, इसमें पाए जाते हैं मूल रोम। क्योंकि जो काम करते हैं वो सारा का सारा मूल रोमों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है ना, ये पहली स्थिति है। ठीक है। अच्छा, अब इस पौधे में सूक्ष्म जीव भी है। मैं सूक्ष्म जीव को ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, वो इसकी जड़ों के आसपास ही रहते हैं। ठीक है। और देखिए ये दो चीजें हैं। हमने क्या किया, ये प्लांट था आपका और हमने क्या किया, कोई पोषक तत्व उपलब्ध हो गया। अब ऐसा तो होता है नहीं जब हम पोषक तत्व खोद खोद के जड़ों के पास लेके आएंगे। हमने तो क्या है, जो भी है खाद वगैरह जो डाली थी वो ऊपर डाल दी। ठीक है ना। तो देखो जी, आपने जो खाद डाली थी ये लो, इसको मैं मिक्स करूंगा कि अपनी जो खाद थी या जो भी पोषक तत्व थे वो मिलते हैं मृदा के साथ। किसके साथ मिलते हैं, मृदा के साथ। और मृदा के साथ मिलके वो बना लेते हैं मृदा कोलोइड। इसका निर्माण कर देते हैं मृदा कोलोइड। देखो जी, ये हो गया आपका मृदा कोलोइड। मृदा कोलोइड
अब एक्चुअल में मृदा कोलोइड में क्या क्या चीज होता है? मृदा कोलोइड में पोषक तत्व होता है और अधिकांश पोषक तत्व किस रूप में होते हैं? धन आयनों के रूप में, और साथ में क्या होती है? मृदा होती है। तो इस मृदा कोलोइड में क्या क्या चीज है? पोषक तत्व किस रूप में होगा? अधिकांश क्या है? धन आयन प्लस में मृदा, ये चीज है। अब देखो जी, हमें ये चीज इसको उपलब्ध करवानी है। अब ऐसे तो लेगा नहीं, तो अब यहाँ काम किसका होगा? धन आयन विनिमय का। यानी ये जो हमने इसको खाद डाली या कोई उर्वरक डाला, जो भी पोषक तत्व था वो यहाँ मिट्टी के साथ मिलकर किसका निर्माण कर लेता है? मृदा कोलोइड का। किसका निर्माण कर लेता है? मृदा कोलोइड का। अब ये जो मृदा कोलोइड है ना, इससे ये पौधे के अंदर आएगा। अब देखो जो दो काम हो सकते हैं। पहला काम ये हुआ कि ये पोषक तत्व धन आयन विनिमय से होते हुए ये पहला काम है, ठीक है ना। मैं यहाँ नंबर 1 लगा देता हूँ, ये फर्स्ट वर्ग है। पहला काम क्या हुआ? पोषक तत्व जो है ना, जितने भी मृदा कोलोइड के जो पोषक तत्व है वो धन आयन विनिमय से होते हुए मूल रोम और सूक्ष्म जीवों तक पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गए? मूल रोम और सूक्ष्म जीव। देखो नंबर 1 काम, पहला काम क्या था? पोषक तत्व है क्या? धन आयन विनिमय की सहायता से मूल रोम तथा सूक्ष्म जीवों तक पहुंच जाते हैं। बताओ जी, ये एक काम हो गया कि नहीं हो गया? इस स्थिति में पौधों को पोषण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो ये अपना रास्ता इन्होंने बनाया एक ऐसे भी आओ, ये धन आयन विनिमय करते हुए, चाहे ये ह्यूमस कणों की सहायता से आए हैं, चाहे ये क्ले क्रिस्टल की सहायता से आए हैं, लेकिन ये धन आयन विनिमय करते हुए, यानी ये यहाँ से कहाँ जाएंगे? मृदा विलयन में। कहाँ जाएंगे? मृदा विलयन में। ये जो बीच का एरिया है ना, इसके बीच का जो क्षेत्र है जो मैंने तीर के निशान से बनाया है, ये सारा का सारा क्षेत्र किसको दर्शाता है? मृदा विलयन को। मतलब मृदा कोलोइड कहाँ चले गए? मृदा विलयन में। और मृदा विलयन के बाद जो होता है ना, वो सारा मैंने आपको बता रखा था। मृदा विलयन के बाद, मृदा विलयन से ये क्ले क्रिस्टल में और ह्यूमस कोणों में जाएंगे और वहां से पौधे के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ ग्रीन वाले जो है ये सूक्ष्म जीव है। तो क्या हुआ? पोषक तत्व है धन आयन विनिमय की सहायता से मूल रोम तथा सूक्ष्म जीवों तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ कौन से किसकी सहायता से? विनिमय के द्वारा, मृदा विलयन की सहायता से। अब बताओ ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता? लेकिन यहाँ एक और काम होने की भी संभावना है, और वो जो नंबर 2 रहता है वो देखिए क्या होता है। अब देखो जी, आपने पोषक तत्व उपलब्ध करवाया, पोषक तत्व आ गया और ये मृदा विलयन में जाने की तैयारी कर रहा था। उसी समय क्या हुआ? बारिश हो गई या पानी लगा दिया, और पानी आया और पानी के साथ ये बह के चला गया। ये भी तो संभव है। एक नंबर काम संभव है। अगर ये कुछ समय तक यहाँ रुकेगा तो नीचे पोषक तत्वों तक और पौधों तक पहुंचेगा। लेकिन 2 नंबर काम भी संभव है। जल हुआ, जल के निकास के साथ क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो 2 नंबर काम क्या था? जल निकास। और जल निकास के साथ हो सकता है ये सारे के सारे पोषक तत्व जो थे ना वो बहकर चले गए। यहाँ से पानी आया, पानी के साथ बह के चले गए। तभी तो मेडियर बनाई जाती है कि खेत के पोषक तत्व पानी के साथ बह के बाहर नहीं चले जाएं, ठीक है ना। तो वह जल निकास के साथ क्या हो गया? बाहर चला गया। उस स्थिति में नष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दूसरा काम क्या हो गया? जल निकास के साथ नष्ट हो जाना। ये पहली स्थिति है कि पोषक तत्वों द्वारा पोषण किस प्रकार से भी उपलब्ध करवाया जा सकता है। पहली स्थिति में क्या होता है? जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? जब मृदा में डाले जाते हैं तो मृदा कोलोइड का निर्माण कर लेते हैं।
किसका निर्माण कर लेते हैं, मृदा कोलोइड का। और यह जो मृदा कोलोइड है वो मृदा विलयन की सहायता से या तो पोषक तत्वों को सूक्ष्म जीवों को और मूल रोमों को पहुंचा देता है जो पौधे के पोषण में काम आते हैं, अन्यथा जल निकास के साथ इनके नष्ट होने की भी संभावना रहती है। ये पहली स्थिति होगी। क्लियर है? तो एक तो इस प्रकार से पौधों में पोषण दिया जाता है, ये हो गया नंबर 1 डायग्राम, ठीक है ना। अब नंबर 2 की बात करते हैं। 2 नंबर देखो, जहाँ जल निकास की स्थिति ज्यादा हो जाए ना और ऐसा लग रहा है कि अपने तो पोषक तत्व नष्ट हो रहे हैं, वहाँ पौधों में भी ऐसा गुण आ जाता है। और वहाँ के जो पौधे होते हैं ना वो क्या करते हैं, बीच वाली स्थिति को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो ऐसा काम करेंगे कि जल निकास जो ना हो ना उससे किसी भी प्रकार का नुकसान इन्हें ना हो। तो उस स्थिति में क्या होता है, देखो ये काम तो यही है, आपको पता है किसके नीचे जड़ें होती हैं। अब देखो जी, इस स्थिति में क्या होता है, जो मूल रोम होते हैं ना जड़ों के, वो क्या होते हैं, बाहर की ओर निकल आते हैं। जड़ों के मूल रोम जो होते हैं वो पृथ्वी के स्तर पर या भूमि के स्तर पर बाहर निकल आते हैं। यहाँ तो नीचे थे, तो यहाँ पोषक तत्व पहुंचने के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी, मृदा विलयन की। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ आ गया और सूक्ष्म जीव भी इनके पास यही रहेंगे। अब देखो, जैसे ही आपने क्या किया, पोषक तत्वों को डाला, मृदा कोलोइड का निर्माण किया, आपके पोषक तत्व आए, मृदा के साथ मिलकर मृदा कोलोइड का निर्माण किया, तो अब इन्हें किसी भी प्रकार के ज्यादा विनिमय की जरूरत नहीं है। मृदा कोलोइड से इन्हें पोषक तत्व लेने के लिए अब मृदा विलयन और ह्यूमस कणों के द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। अब देखो जी, अब इनका डायरेक्ट विनिमय होता है। अब क्या होगा, डायरेक्ट विनिमय होगा। ये यहाँ से सीधे सीधे कहाँ जाएंगे, मूल रोम के बीच में या सूक्ष्म जीवों में। ध्यान रखना, इनको लेने के लिए जो मूल रोम और सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उन पर हाइड्रोजन आयनों का आधिक्य पहले से पाया जाता है। तो वो जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या करते हैं, डायरेक्ट विनिमय कर लेते हैं और पोषक तत्व सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, पौधों को, मूल रोमों को, सूक्ष्म जीवों को उपलब्ध हो जाएंगे। इस स्थिति में जल निकास के साथ नष्ट होने की संभावना नहीं बचती। तो यहाँ एक ही काम होता है, एकमात्र काम क्या होता है, मृदा कोलोइडों से पोषक तत्वों का विनिमय सीधे ही मूल रोमों व सूक्ष्म जीवों को हो जाता है। जल निकास द्वारा नष्ट होने की संभावना नहीं रहती है। चलो जी, एक ही काम होगा। यहाँ क्या थी कि जो आपके मूल रोम और जड़ें थी वो काफी ऊपर थी, मृदा के पास थी, तो यहाँ नष्ट होने की संभावना क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो बस ये दो ही चीजें हैं, धनायन विनिमय तथा पौधों में पोषण क्या होता है, इस प्रकार से हो सकता है। अगर मृदा विलयन की सहायता से पौधों में पोषण होगा तो पहले मृदा विलयन आएगा। इस स्थिति में पहले तो विनिमय के द्वारा पोषक तत्व पहुंचते हैं, लेकिन साथ साथ जल निकास के द्वारा नष्ट होने की संभावना है। यहाँ जल निकास के द्वारा नष्ट होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जैसे ही पोषक तत्व दिए जाते हैं, पोषक तत्व सीधे सीधे हाइड्रोजन की सहायता से विनिमय कर दिए जाते हैं और जल निकास से किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की कमी या नष्ट होने की संभावना नहीं बचती। क्लियर है? अब ये दोनों चीजें जो मैंने आपको समझाई है लिखा देता हूँ, फटाफट कॉपी निकालिए और हेडिंग डालो, धनायन विनिमय तथा पौधों में पोषण। हेडिंग डालो, धनायन विनिमय तथा पौधों में पोषण। धनायन विनिमय तथा पौधों में पोषण। तो सबसे पहले लिखिए वे धनायन जो अधिशोषित प्रकार के होते हैं, वे धनायन जो अधिशोषित प्रकार के होते हैं, वे धनायन जो अधिशोषित प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म जीवों व पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। वे धनायन जो अधिशोषित प्रकार के होते हैं,
सूक्ष्म जीवों व पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अर्थात पोषक तत्वों की प्राप्यता यानी किसी पोषक तत्व को प्राप्त करने की क्षमता, अर्थात पोषक तत्वों की प्राप्यता अधिक हो जाती है, पोषक तत्वों की प्राप्यता अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है, आसान हो जाती है। पोषक तत्वों की प्राप्यता अधिक हो जाती है, आसान हो जाती है। आसान हो जाती है, ठीक है। अब लिखिए विनिमय पौधों में पोषण प्रदान करने के लिए दो प्रकार से कार्य करता है। विनिमय पौधों में पोषण प्रदान करने के लिए दो प्रकार से कार्य करता है। विनिमय पौधों में पोषण प्रदान करने के लिए दो प्रकार से कार्य करता है, दो प्रकार से कार्य करता है। लिखो नंबर ए, लिखिए नंबर ए। देखिए इस स्थिति में कोई हेडिंग नहीं डालना, सीधा लिखना है। इस स्थिति में मर्दा कोलोइडों द्वारा उपलब्ध करवाए गए पोषक तत्व, इस स्थिति में मर्दा कोलोइडों द्वारा उपलब्ध करवाए गए पोषक तत्व, मर्दा कोलोइडों द्वारा उपलब्ध करवाए गए पोषक तत्व मर्दा विलयन में चले जाते हैं। मर्दा कोलोइडों द्वारा उपलब्ध करवाए गए पोषक तत्व मर्दा विलयन में चले जाते हैं। मर्दा कोलोइडों द्वारा उपलब्ध करवाए गए पोषक तत्व मर्दा विलयन में चले जाते हैं। पहले कहाँ से लेंगे? मर्दा विलयन में। यह मैं अलग से पहले मर्दा विलयन बना देता हूँ, ठीक है ना। मर्दा विलयन में चले जाते हैं तथा मर्दा विलयन से इन्हें मूल रोमों या मूल रोम, पौधे की मूल रोमों तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। या तो मूल रोम या सूक्ष्म जीव, मूल रोमों तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अर्थात ये पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं, अर्थात ये पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं, पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ एक लाइन और लिखना, नई लाइन से लिखना। यहाँ पोषक तत्वों के पौधों को उपलब्ध होने के साथ साथ, यहाँ पोषक तत्वों के पौधों को उपलब्ध होने के साथ साथ जल निकास के साथ नष्ट हो जाने की भी संभावना रहती है। जल निकास के साथ नष्ट हो जाने की भी संभावना रहती है। तो ये मर्दा विलयन है, ये मर्दा विलयन में आए, यहाँ से कहाँ आए? मर्दा विलयन में, और मर्दा विलयन से मूल रोम को और सूक्ष्म जीवों को, ठीक है ना। तो इनको मिल भी सकते हैं और जल निकास के साथ नष्ट होने की भी संभावना रहती है। तो दोनों काम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ। ये तुम्हारा प्लान है, तुम्हें ये डायग्राम बनाना है, पहले ये डायग्राम बना लो जरा, ठीक है ना। ये जो है ना मूल रोम, जड़ के रोम, और ये जो ग्रीन में पढ़ने शुरू किया ना, ये क्या है? सूक्ष्म जीव। ये मर्दा कोलोइड लिखा हुआ है, ये मर्दा विलयन है ही, और ये आपकी जड़ें हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये पोषक तत्व है, ये जो भी लिखा है वो सारा पोषक तत्व है।
विनिमय करें, ठीक है ना। ये यहाँ लिखा लिया, यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है ना। ठीक है जी, ये पोषक तत्व है। ये उतार लो, पूरा का पूरा डायग्राम डालो तो बड़ा, फिर वो सेकंड साइड भी कर लेते हैं। डायग्राम में सिर्फ ये बनाना है, इन चीजों को मत लिखना क्योंकि दोनों लिखा चुका हूं मैं। सुंदर सा डायग्राम बनाना। आपको पहले मृदा कोलोइड दिखाना है, मृदा कोलोइड के बाद मृदा विलियन दिखाना है, फिर मूल रोम और सूक्ष्म जीव दिखाने हैं। ये सब चीज़ें अलग अलग दिखाओगे। फिर प्लांट्स की तरफ फिर दो काम संपन्न होते हैं। पहला काम ये तो होता है कि पोषक तत्व मृदा विलियन में आते हैं। अब मृदा विलियन में आने के बाद या तो ये मिल जाएंगे किनको, मूल रोमों को और सूक्ष्म जीवों को, या जल निकास के साथ क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि मृदा विलियन जो होता है ना वो जल निकास के साथ संपर्क में रहता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा खेत में बाढ़ करके रखनी चाहिए। बारिश वगैरह के टाइम में कभी भी खेत के पोषक तत्व जो है ना वो बह के बाहर नहीं जाने चाहिए, वरना खेत में पोषक तत्वों की हमेशा क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो एक नारा चलता है, खेत का पानी खेत में, गाँव का पानी गाँव में, ठीक है ना। खेत का पानी खेत से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बना लो डायग्राम अच्छी तरह। हो गया, चलो अब लिखिए नंबर बी। नंबर बी, नंबर बी लिखिए। कई बार पौधे के मूल रोम या जड़ें, कई बार पौधे के मूल रोम या जड़ें तथा सूक्ष्म जीव मूल रोम या जड़ें तथा सूक्ष्म जीव मृदा कोलोइडों के संपर्क में रहते हैं। देखो यहाँ पे नीचे थे और यहाँ पे क्या ऊपर उठे हुए हैं। तो कई बार पौधे के मूल रोम या जड़ें तथा सूक्ष्म जीव मृदा कोलोइडों के संपर्क में रहते हैं। मृदा कोलोइडों के संपर्क में रहते हैं। इस स्थिति में, ये नंबर बी में लिखना, ठीक है ना। मृदा कोलोइडों के संपर्क में रहते हैं। इस स्थिति में पोषक तत्व या धनायन मृदा कोलोइडों से, पोषक तत्व या धनायन मृदा कोलोइडों से सीधे, पोषक तत्व या धनायन मृदा कोलोइडों से सीधे मूल रोम या सूक्ष्म जीवों द्वारा विनिमय द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। मूल रोम या सूक्ष्म जीवों द्वारा विनिमय द्वारा अधिशोषित कर लिए जाते हैं। अधिशोषित कर लिए जाते हैं। यहाँ मूल रोमों पर व सूक्ष्म जीवों पर हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहते हैं। यहाँ मूल रोमों पर व सूक्ष्म जीवों पर हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहते हैं, जिससे आसानी से धनायन विनिमय संपन्न होता है। वह पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। जिससे आसानी से धनायन विनिमय संपन्न होता है, वह पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। इस स्थिति में जल निकास द्वारा पोषक तत्वों के नष्ट होने का खतरा नहीं रहता। इस स्थिति में जल निकास द्वारा पोषक तत्वों के नष्ट होने का खतरा नहीं रहता।
नष्ट होने का खतरा नहीं रहता। ठीक है, अब ये डायग्राम बना लो। ये हो गया धनायन विनिमय तथा पौधों में पोषण किस प्रकार से करते हैं। ठीक है ना, 2 मिनट का टाइम है, डायग्राम बना लो। फटाफट बनाइए। पहला डायग्राम आपने बना लिया है, सेकंड बनाना है। सेकंड में ध्यान क्या रखना है, मृदा विलयन को हटा देना। मृदा विलयन कहीं उपस्थित नहीं है। देखिए सेकंड में डायरेक्ट क्या करना है, मृदा कॉलोडों से मूल रोमों को और सूक्ष्म जीवों को क्या हो रहा है, धनायन विनिमय हो रहा है। तो यहाँ जल निकास के द्वारा नष्ट होने की संभावना खत्म हो चुकी है। ओके, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। ठीक है ना, कल ये जो पोषण है इसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये देखेंगे। ठीक है ना, ओके बाय।